12.2 का सवाल नंबर 2। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरी प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। तो बाल को यहां देखो, यहां लिखेंगे माना एक प्रकार का जो केक है उसे मान लिया मैंने x तथा जो दूसरी प्रकार का केक है उसे मान लिया मैंने y। अब यहां देखो, अब ये ध्यान रखना सबसे पहले कि यहां पर जो x का जो वैल्यू होगी यानी कि x जो है वो बड़ा बराबर होगा 0 के और जो y है वो भी बड़ा बराबर होगा 0 के, क्योंकि दोनों ही अस्तित्व में हैं, अर्थात वो 0 या 0 से अधिक होंगे, नेगेटिव कंडीशन में नहीं होंगे। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, देखो पहली प्रकार के केक के लिए जो हम आटे वाली साइड यानी कि यहां जो दिया है कि 5 किलो आटे की आवश्यकता है और दूसरे वाले जो मतलब 1 किलो वसा की आवश्यकता है। तो आटे वाली साइड यानी कि पहले केक के लिए आटा, इसके लिए आटा और इसके लिए आटा, इसे एक साइड में ले लेंगे और फिर पहले वाले केक के लिए वसा और इसके लिए वसा को अलग ले लेंगे। इससे पहले हम ये भी कह रहा है कि अधिकतम संख्या बतानी है। सपोज करो कि यहाँ जो जेड है दोनों प्रकार के केकों की जो संख्या ले ली मैंने यहाँ x जमा y और यह क्या है अधिकतम, ये लिख लेंगे अधिकतम। इसका मैक्सिमाइज करना है, अधिकतम संख्या बतानी है। तो पहली इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इसने कहा है कि 200 ग्राम आटा, तो 200 ग्राम आटा पहले प्रकार के केक के लिए और 100 ग्राम आटा जो है पहले आटे को एक साइड में ले लेंगे दूसरे प्रकार के केक के लिए, ठीक है। तो यहां आ जाएगा इसमें 200x जमा 100y। अब अधिकतम के लिए साइन क्या होगा, इन्होंने कहा है कि अधिकतम जो है 5 किलो आटा, तो 5 किलो का हो जाएगा 5 गुना 1000 इस तरह से, क्योंकि ये ग्राम में दिया था तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां देखो इसमें, अब यहां 100 को बना के 100 से तीनों पक्षों को हम भाग कर देंगे इसमें, तो यहां आ जाएगा 2x जमा y छोटा बराबर और यहां ये आ गया इसमें 50। तो ये पहली समीकरण बन गई, ठीक है। तो हमने आटे को, ये आटा जो है हमने पहली कंडीशन में ये आटा ले लिया। उसके बाद अब इसी तरह से अब वसा का नंबर आता है। तो पहली प्रकार के केक के लिए वसा की मात्रा बताई है इसने 25 ग्राम, तो यहां पर लिख लेंगे, ये तो पहली शर्त थी किसके लिए, आटे के लिए। अब दूसरी शर्त किसके लिए, वसा के लिए। तो पहली प्रकार के केक के लिए जो वसा है उसकी मात्रा जो है वो है 25 ग्राम, तो यहां जाएगा 25x जमा दूसरे प्रकार के केक के लिए जो वसा की मात्रा है वो है 50 ग्राम, तो यहां 50 लिख देंगे 50y और अधिकतम यानी कि अधिकतम जो है वो कितना है 1 किलोग्राम, तो 1000 ग्राम इस तरह लिख देंगे। तो इसे किससे भाग कर देंगे, दोनों पक्षों को 25 से भाग कर देंगे, किससे 25 से। तो यहाँ x जमा 25 गुनी 50 और ये छोटा बराबर जो इसमें करेंगे तो 25 चौका 100, तो यहां आ गया इसमें 40, ठीक है।
तो ये दूसरे वाली जो है हमारी एस समीकरण बनी। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसे आसानी के लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ जो अधिकतम जेड का मान है इसे ऊपर की साइड लिख लूंगा और जो दोनों एस समीकरण है इन्हें रख लूंगा। ठीक है, और ये एक्स के जो और वाई की जो एस समीकरण है इन्हें भी यहाँ लिख लूंगा ताकि सवाल करने में हम आसानी हो और समझाने में आसानी हो। ठीक है, और तुम्हें ये दोबारा रिपीट नहीं करना है, कि तुम्हें यह देखना है। तो अब देखो यहां पहले वाली जो एस समीकरण है 2x जमा वाई छोटा बराबर जो है 50। उसके बाद दूसरे वाली जो एस समीकरण जो है x जमा 2y स्मॉलर इज दैट टू 40 और x बड़ा बराबर 0 और y बड़ा बराबर 0 और तथा जो z का जो अधिकतम है वो है x प्लस वाई। अब ये मान के चलो कि हमें इसे सॉल्यूशन करना है इनका। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ पे सबसे पहले रेखाएं खींचनी होती है, क्योंकि डायरेक्ट हम ग्राफ पे बिना रेखाओं के खींचे असीमिकाओं का क्षेत्र हम उनके द्वारा घिरा क्षेत्र को नहीं कर दिखा सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो असमीकरण है इनको समीकरण रूप में हमें चेंज करना होगा, बदलना होगा। तो इन्हें समीकरण रूप में लेने पर तो लिखेंगे समीकरण रूप में लिखने पर तो पहले वाली समीकरण का समीकरण रूप हो जाएगा, देखो 2x जमा वाई और यहां क्या जाएगा बराबर का साइन आ जाएगा। जो दूसरे वाली जो समीकरण है उसका समीकरण रूप x जमा 2y बराबर यहां आ जाएगा 40। इसके बाद x बराबर 0 और y बराबर 0, जो हमारे yx और xx के समीकरण है वो यहां बन गए इसमें। और z जो है वो अधिकतम है, उसे हम ज्ञात कर लेंगे बाद में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षों का निरूपण करते हैं, क्योंकि x अक्ष का समीकरण y अक्ष का समीकरण है। ये हमने ग्रीन में दिखाया, तो इसमें हमारे ये अक्षों को इसी कलर में दिखा देंगे इस तरह से। x o x डैश y o y डैश। अब जैसा हम जानते हैं x अक्ष का जो रेखा का समीकरण है y बराबर 0 और y अक्ष का रेखा समीकरण x बराबर 0। तो यहाँ देखो y अक्ष का रेखा का समीकरण क्या बनता है x बराबर 0, तो x और उसके बाद x अक्ष का रेखा का समीकरण बनता है y बराबर 0, तो यहाँ लिख दिया y बराबर 0। अब सबसे पहले देखो यहाँ इसमें, अब जो हमारी रेखा का समीकरण 1 है इसके x अक्ष और y अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले हम बिंदु निकाल लेंगे, क्योंकि यह दो चर वाली रेखिक समीकरण है, x और y दिया है इसमें। तो इसका मतलब है कि x अक्ष और y अक्ष को ये रेखा जरूर प्रतिच्छेद करेगी। तो इसी वजह से हम इसमें एक बार x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि यह y अक्ष को भी इंटरसेक्ट करेगी, और इसके बाद जो है हम यहाँ y बराबर 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि x अक्ष को भी इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है ना, तो दोनों पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण
एक के लिए हम पहले टेबल बना लेंगे। एक्स वाई, यदि x 0 है तो y 50, और यदि y 0 है तो 2x बराबर 50, यदि y 0 है तो x का मान कितना जाएगा 25। इस तरह से। तो इसके जब इंटरसेक्ट पॉइंट आ गए 0 50 और 25 0, तो जिसमें पहले 0 है ये तो y एक्स पे लिख देंगे इस बिंदु को, और जहां पहले 25 और बाद में 0 है ये x एक्स पे आ जाएगा। तो देखो यहां मैं लिख लेंगे पहले 10 20 30 40 और 50, एक बड़ा खाना ले लेंगे, और यहां जो पॉइंट आ गया ये आ गया 0 50, तो इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, इसे a मान लेंगे, a। इसके बाद है देखो 25 है तो 10 20 और 30, तो 20 और 30 के मिड में यहां जो हमारा पॉइंट हो गया ये 25 और 0, तो ऐसा मान लेंगे b, ये वाला पॉइंट हो गया b। तो ए बी को मिलाने वाली जो है रेखा ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका नाम लिख देंगे, ये रेखा जो है 2x जमा y बराबर क्या आ गया 50। इसके बाद देखो रेखा 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी बना लो, समीकरण 2 से ये x ये y, एक बार जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो जैसे x का स्थान पे 0 होगा 2y बराबर 40, तो y का 20, लेकिन जब y के स्थान पे 0 रखेंगे तो x बराबर 40 आ जाएगा। तो इसके इंटरसेक्ट पॉइंट आ गए 0 20, तो ये पॉइंट C और ये D 40 0 में 0 20 और 40 0, तो जहां पहले 0 है तो वो किधर चलेंगे इसमें y एक्स की तरफ को। तो देखो यहां ये 10 20, तो ये लिख देंगे 0 20, तो ये पॉइंट हो गया C। उसके बाद दूसरा है D 40 0, तो यहाँ 10 20 30 और यहाँ पे 40, तो यहाँ लिख देंगे पॉइंट D 40 0। अब C और D को मिला देंगे, इस रेखा का नाम भी लिख देंगे, क्या है ये x जमा 2y बराबर 40, इस तरह से। अब देखो पहले का क्षेत्र देखा गया, फिर इसका इंटरसेक्ट पॉइंट ये निकाल लेंगे, या इंटरसेक्ट पॉइंट ये दो, अगर दो ही हमारे पास रेखा है तो दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट पहले निकाल लेंगे और भी आसानी होगी। तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो रेखा का जो समीकरण 1 है इसमें 2 से गुणा कर लो, तो 1 में 2 से गुणा कर देंगे, तो इसलिए यहां जाएगा 4x जमा 2y बराबर कितना आ गया 100। ये हो गया हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो क्या करेंगे, फोर्थ में से हम ये सेकंड घटा देंगे, सेकंड वाला लिख देंगे x जमा 2y बराबर कितना 40, ये होगी इक्वेशन सेकंड। माइनस 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 2y से 2y कट गया, 4x में से जब एक x घटेगा तो यहाँ आ गया 3x
बराबर 60, तो x की वैल्यू आ गई यहां, x बराबर आ गए हैं 20। अब देखो, अब समीकरण 2 से यानी कि लिख देंगे 2 से, तो x के स्थान पे क्या रख देंगे, 2 में 20 रख देंगे, तो 20 जमा 2y बराबर 40, तो 2y बराबर 40 में 20 जाकर 20, और y बराबर कितना है 10, तो x का मान 20 आ गया और y का 10, तो यहाँ इसे पॉइंट हम यहाँ e लिख लेंगे, यानी कि e पॉइंट हमारा ये आ गया, और इसके निर्देशांक जो होंगे वो होंगे 20 और 10। अब देखो, अब हम इनके द्वारा जो समीकरण है उनके द्वारा घिरे क्षेत्र को ज्ञात करेंगे कि किसका क्षेत्र किस साइड में को घिर रहा है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पहले वाली जो है समीकरण 2x जमा y और छोटा बराबर 50, या सबसे पहले हम x यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 0 पे ध्यान देंगे, तो इसका क्षेत्र कहां बनेगा, तो ये साइड, ये वाला x बराबर 0 का इधर चलेगा प्लस में आप अधिक, और ये भी कह रहा है कि 0 से बराबर y, तो ये भी इसका क्षेत्र जो है, तो इसका मतलब है कि पहले चतुर्थांश में जो है क्षेत्र r को। अब बारी बारी से हम इन असमीकरणों द्वारा घिरे क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। पहले वाले जो असमीकरण है उसमें देखो x और y 0 रख, देखो अगर x के स्थान पर 0 रखता हूं, y के स्थान पर 0 रखता हूं, तो छोटा बराबर किसके 50 के, जो कि सत्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल बिंदु इसके क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है इसका क्षेत्र जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक, इसके बाद हम दूसरे वाले समीकरण ऐसे रख के देखेंगे, यह 0 यहाँ 0, जब आएगा 0 तो 0 के दोनों गुणा 0 ही, तो ये भी क्या है, सत्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके क्षेत्र में भी क्या है, ये मूल बिंदु है, तो इसका भी साइन ये नीचे की तरफ। अब देखो x अक्ष का भी साइन इस साइड में आ गया था, उस y अक्ष का यानी x बराबर 0 का, और x अक्ष की जो रेखा है y बराबर 0 जो है, इसका भी क्षेत्र जो है ऐसा का यानी कि y बराबर 0 का, ये इस क्षेत्र में आ गया। तो क्या है देखो, इसमें ये सारे इसके द्वारा जो क्षेत्र है ये भी x अक्ष का भी और इसके द्वारा भी, तो जहां ये सभी मिलते हैं, जहां क्षेत्र जहां कॉमन क्षेत्र बनता है, तो ये एक उभयनिष्ठ क्षेत्र आ गया, ये वाला। ये आ गया उभयनिष्ठ क्षेत्र। तो इस उभयनिष्ठ क्षेत्र के जो हमारे जो कॉर्नर पॉइंट बनते हैं वो 25 0 20 10 0 20 और ये जो O है मूल बिंदु 0 0। ठीक है, तो अब देखो यहां लिखेंगे इसमें लिखेंगे कोणीय बिंदु और z बराबर x जमा y। तो हम स्टार्टिंग बी से करते हैं, तो हमारा जो कोणीय बिंदु है पहला वो 25 0, तो जब हम x के स्थान 25 है, y के स्थान 0, तो 25 आ गया। इसके बाद दूसरा कोणीय बिंदु E इसी क्रम में ले लेंगे 20 10, तो जब हम x के स्थान में 20 रखेंगे और y के स्थान में 10, तो 20 और 10 हो गया 30। इसके बाद इसी क्षेत्र में अब ये C कोणीय बिंदु, यहाँ C ले लेंगे, इसमें 0 20, तो x के स्थान पे जब हम 0 रखेंगे, y के स्थान पे 20 था, 20 आ गया। और ये है मूल बिंदु O, ये हमारा कोणीय बिंदु 0 0, तो इसका मान कितना आ गया 0। तो अब देखो हमें अधिकतमीकरण ज्ञात करना था इसका, तो अब हमारा जो पॉइंट E है यानी कि 20 और 10, तो इसका जो अधिकतम मान आया हमारा 30।
ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पहले वाले जो प्रकार का जो केक, मतलब जो हमारा जो सामग्री थी, ठीक है, जो हमारा इसमें वो दिया था केक, जो पहले प्रकार का जो केक था उसकी मात्रा जो है यहां जो दी है इसमें वो 20 इसमें ग्राम आई है, और दूसरे वाले की जो मात्रा है वो 10 ग्राम बनी, जिसका मान जो है अधिकतम कितना बन रहा है 30। ठीक है, तो अब एक बात और सोचनी है यहां, पहले से नोट कर लो। तो बॉल का देखो जो अधिकतम है वो संख्या 30 है, जिसमें पहले प्रकार के जो केकों की संख्या 20 और दूसरे प्रकार के जो केकों की संख्या वो 10 आएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। ठीक, नोट। सवाल नंबर 3, एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय तथा 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे तथा शिल्पकार का जो समय है वो 24 घंटे से अधिक नहीं है। तो इसमें पहली शर्त पूरी करनी है कि रैकेटों और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। इसके बाद जो दूसरी शर्त है इसकी, यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रमशः 20 रुपए तथा रुपए 10 हो तो कारखाने का अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए यदि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। अब देखो यहां, अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना टेनिस के रैकेटों की संख्या, माना टेनिस के रैकेटों की संख्या, टेनिस के रैकेटों की संख्या X व क्रिकेट के बल्लों की संख्या Y। अब देखो यहां, जबकि x जो होगा पक्का बड़ा बराबर 0 से और y बड़ा बराबर 0 से। अब देखो हमें क्या करना है, जब टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्ले जब दोनों कंपनी में तैयार होते हैं तो सबसे पहले इन दोनों को यंत्र यानी कि यांत्रिक समय जो है 1.5 घंटा, तो इसमें टेनिस के रैकेट पे तो हम यांत्रिक समय को एक तरफ ले लेंगे, यानी कि दोनों के लिए यांत्रिक समय ले लेंगे, और उसके बाद जो है दोनों के लिए शिल्पकारी का समय ले लेंगे। ठीक है, तो पहले यानी कि जो हमारे टेनिस के रैकेट है उसके लिए यांत्रिक समय कितना था 1.5 घंटा। ठीक है, प्रत्येक बल्ले के हिसाब से तो जो था इसमें, तो यहां लिख देंगे जो पहली शर्त है इसकी 1.5x, तो पहले यानी कि टेनिस के रैकेट के लिए यांत्रिक समय गुना होगी, उसके बाद यांत्रिक समय किसके लिए, जो हमारा क्रिकेट के बल्ले हैं उनके लिए, तो उनके लिए जो यांत्रिक समय है वो कितना है 3 घंटे। तो यांत्रिक समय दूसरे यानी कि क्रिकेट के बल्ले जो है उनके लिए यांत्रिक समय जो है वो 3 घंटे, तो 3 वाई कर देंगे। और अधिकतम जो समय है यांत्रिक समय वो है 42 घंटे, यानी कि 42, ये ध्यान रखना है इसमें।
ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो सेकंड जो शर्त है, अब शिल्पकारी का, अब दोनों कहां की शिल्पकारी पर, तो ये तो यांत्रिक समय लिखने के सामने, यानी कि दोनों के लिए यांत्रिक समय, ठीक है, यांत्रिक समय, ये तो यांत्रिक समय आ गया। अब यांत्रिक समय यानी कि जो यंत्र के द्वारा यानी कि जो पिटाई जो करी थी हमने उसके लिए, उसके बाद शिल्पकारी जो है उसका जो समय है पहले वाले के लिए 3 घंटे है, तो शिल्पकार का जो है पहले वाले के इनके एक्स के लिए 3 घंटे जो है पर रैकेट के लिए तो 3x हो जाएगा। उसके बाद जो है 1 घंटा जो है वो क्रिकेट के बल्ले के लिए यंत्रकारी का, तो यहाँ y आ जाएगा। और जबकि जो इसमें अधिकतम जो टाइम है वो 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात 24 घंटे का वो अधिकतम समय है, ठीक है। तो ये क्या है, शिल्पकारी का समय, शिल्पकारी का समय, इस तरह से। और देखो बालको, फर्स्ट के लिए जो जेड की वैल्यू होगी वो कह रहा है रैकेटों और बल्लों की संख्या कितनी होगी, तो पहले के लिए x जमा y। उसके बाद सेकंड कंडीशन के लिए जो है वो z का मान होगा, क्योंकि एक बल्ले पर जो लाभ है, एक रैकेट पर लाभ 20 रुपए और बल्ले पर 10 रुपए, तो इसका जो लाभ आया 20x जमा 10y का, ठीक है। तो यहां पर इनकी संख्या अधिकतम निकालनी है और यहां पर अधिकतम लाभ ज्ञात करना है, तो दोनों ही स्थिति में अधिकतम, यानी कि पहले पार्ट के लिए भी अधिकतम, किसके लिए, अधिकतम संख्या के लिए, तो अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम संख्या, उसके बाद अधिकतम लाभ, इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है। अब देखो मैंने क्या काम करा इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में तो ये काफी जगह भी घेर लेते हैं पेपर पे और बच्चे जो है इसे छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ये बहुत सिंपल होते हैं, अगर एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें बस ये सोचना है कि पहले यांत्रिक समय दोनों के लिए उसे एक साथ लेना है, x के लिए यांत्रिक समय और y के लिए यांत्रिक समय मैंने ले लिया, तो यहाँ कुल जो है अधिकतम, यानी कि इधर को जो है तो ये जब साइड करेंगे तो अधिकतम मान जो है वो 42 घंटे था। अब दूसरे जो पैटर्न में, क्योंकि जब एक बार तो ये इनके लिए यांत्रिक समय दिया दोनों को, उसके बाद शिल्पकारी को दोनों के लिए टाइम मिला, तो इसमें रैकेटों के लिए शिल्पकारी का समय 3 घंटे था प्रत्येक बल्ले के लिए, उसके बाद तो उसके रैकेट के लिए और प्रत्येक बल्ले के लिए जो शिल्पकारी का समय था वो 1 घंटा था। तो जब तो अधिकतम यानी कि उसने कहा है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा जो है वो 24 घंटे शिल्पकारी के लिए टाइम देती है। पहले नंबर पर शर्त है इसकी कि अधिकतम जो संख्या कितनी होगी, तो जब हम यहाँ पर टेनिस के रैकेटों की संख्या और प्लस कर देंगे क्रिकेट के बल्लों की संख्या, तो उसमें ये देखना है कि कौन सी स्थिति में वो अधिकतम बनता है। इसके बाद जो है दूसरा कि z बराबर जो 20x जमा 10y, यहाँ पर जो है वो हमारा जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही सिंपल तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि हम जैसे इससे पहले प्रश्नावली के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ जो हमारे जो असमीकरण दिए हैं इन्हें हमें समीकरण रूप में लाना होगा। क्योंकि समीकरण रूप में इसलिए लाते हैं क्योंकि हम ग्राफ पे जो है पहले हम इसमें रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, उसके बाद उन रेखाओं के आधार पर हम असमीकरणों का निर्धारण यानी कि उनके द्वारा घिरे क्षेत्र को हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो असमीकरण है वे आसान यानी कि जिससे तुम्हें भी समझ में आ जाए, तो मैं एक साइड में नोट कर रहा हूं, तुम्हें दोबारा रिपीट नहीं करना है, तुम्हें तो आगे चलना है समझाने के लिए, ताकि इसमें देख के मैं बताता रहूं कैसे क्या करना है, तो मैं इन्हें इस वजह से लिख रहा हूं, नोट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखो यहां अब देखो तो ये सारी जो है समीकरण है मैंने ऊपर नोट कर ली सुविधा के लिए।
फर्स्ट कंडीशन के लिए अधिकतम संख्या z बराबर x प्लस वाई, तो यहाँ अधिकतमीकरण करना है। उसके बाद लाभ जो है अधिकतम, वो दूसरे वाली कंडीशन z बराबर जो है 20x जमा 10y। अब ये जो असमीकरण है समीकरण रूप में लेंगे, तो समीकरण रूप में लेने पर लिख लेंगे, या ऐसे ले सकते हैं निम्न असमीकरणों को समीकरण रूप में लेने पर। तो समीकरण रूप में लिखने पर तो अब यहां देखो पहले वाली जो समीकरण बनेगी 1.5x जमा 3y, तो यहाँ छोटा और बराबर, तो यहाँ क्या देगा बराबर का साइन कर देंगे ऐसा समीकरण रूप बनाने के लिए। ये समीकरण एक। उसके बाद जो दूसरे वाले समीकरण है वो 3x जमा y बराबर कितना 24। इसके बाद देखो यहाँ x बराबर 0 और y बराबर 0, ये थर्ड है। अब हम ग्राफ खींच लेंगे इसका। x o x डैश y o y डैश। सबसे पहले तो देखो यहाँ इसमें जो समीकरण है इस पर ध्यान देंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0, तो इनसे प्राप्त हुई हमें समीकरण। तो समीकरण को तो x बराबर 0 और y बराबर 0 दिखा देंगे इसमें। तो x एक्स पे रहेगा समीकरण y बराबर 0, तो यहाँ y बराबर 0, और y एक्स पे जो समीकरण है वो x बराबर 0 है, तो यहाँ भी x बराबर 0। अब यह दो चर वाली रैखिक समीकरण है दोनों 1 और 2, तो इसका मतलब है कि दोनों x अक्ष और y अक्ष को ये प्रतिच्छेद करेंगे। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हम एक बार x बराबर 0 तो पहला बिंदु आ जाएगा, और फिर दूसरा y बराबर 0 का दूसरा बिंदु आ जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 के लिए सारणी बना लेंगे यहाँ। समीकरण 1 से x y, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो 3y 42, तो y का 14 आ जाएगा। उसके बाद जब y बराबर 0 रखेंगे तो एक पॉइंट जो 5x बराबर कितना बनेगा यहाँ, क्योंकि 0 हो गया, ये 42 बनेगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे। देखो तो x बराबर आ जाएगा 42 को भाग कर देंगे किससे 1.5 से, दशमलव कट के यहाँ एक स्थान पे 0 लगा देंगे, इसमें इन्हें काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसे भी काट लेंगे तो 5 10 5 28 40, तो यहाँ 28 आया इस तरह से। तो इसके लिए बिंदु 0 14 ये ए पॉइंट हो गया, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 28 और 0, तो किसके लिए है समीकरण 1 के लिए। तो यहाँ देखो इसके बाद पहले हम समीकरण 2 के लिए टेबल बना लेंगे। समीकरण 2 से x y, जब एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y का 24 आ जाएगा। उसके बाद जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का 3 8 24 यानी कि 8, इस तरह से हम बना लेंगे। अब
ये जो निर्देशांक है इसे लिख देंगे ना, तो ये पॉइंट ए आया था, ये बी आया, ये सी, तो सी पॉइंट बनेगा 0,24 और पॉइंट डी 80। ठीक, तो अब सबसे पहले देखो इसमें हम जो पहले वाली रेखा के इंटरसेक्ट पॉइंट दिखा देंगे यहाँ, तो ये y एक्स पे और ये x एक्स पे दिखा के चलेंगे इसमें। तो अब यहां देखो अधिकतम वैल्यू जो 28 है और यहां पर जो है तो 4 4 गएंगे, इसे दो दो का अंतराल से लिख लेंगे यहाँ। तो अब यहां देखो y एक्स की तरफ अधिकतम मान कितना है, यहाँ 14 है, तो y एक्स की तरफ 14 24, तो पहले रेखा के लिए 14 है, तो 14 देखो कैसे लिखेंगे इसमें, 2 4 6 8 10 12 और 14, यानी कि एक बड़ा खाना 2 के बराबर ले लिया हमने। तो यहाँ पॉइंट ए लिख देंगे 0 14, ऐसे बी पे तो यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और यहाँ 28, ये वाला पॉइंट आ गया, इसे बी पे। तो बी के निर्देशांक लिख देंगे यहाँ 28 0। अब इन्हें मिला देंगे इसमें, इस तरह से। अब यहां देखो इसमें इस रेखा का नाम लिख देंगे 1.5x जमा 3y बराबर कितना 42। बल्कि ऐसा रेड कलर में दिखाऊंगी कि यहाँ पर और भी आसानी बनेगी। और इसके पॉइंट भी रेड कलर में दिखा देंगे। क्योंकि हमने ये रेखा रेड कलर में ली तो इससे आसानी बनेगी। अब ये देखो जो रेखा का समीकरण 2 है उसके जो है इंटरसेक्ट पॉइंट यानी कि y एक्स पे 0 24, तो यहां तक हम 14, तो यहाँ 16 18 30 22 और यहाँ 24, तो यहाँ लिख लेंगे सी के निर्देशांक 0 24। डी तो 2 4 6 8, तो डी के निर्देशांक आ जाएंगे यहाँ 8 0, तो इन्हें मिला देंगे। इक्वेशन में लिख देंगे 3x जमा y बराबर कितना 24, इस तरह से लिख देंगे। अब देखो अब ये चेक करेंगे कि कौन सी रेखा या कौन सी जो असमीका, क्योंकि तो रेखा ली हमने, अब जब जैसे क्षेत्र का निर्धारण करेंगे तो हम असमीकाओं की तरफ यहाँ फोकस करेंगे। और यहाँ पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट है हम इसे भी ज्ञात कर लेंगे पहले, क्योंकि रेखाएं जो केवल 2 हैं। तो इंटरसेक्ट पॉइंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 में कितने से 2 से गुणा कर देंगे, ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 में गुणा 2, तो इसलिए जब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 3x जमा 3 दूनी 2 3 6y और यहाँ आ गया 84, इक्वेशन नंबर हो गया 4।
इसमें सेकंड घटा देंगे, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए। तो 3x जमा y बराबर आ गया है 24, माइनस 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 3x से 3x ये कट गया, 6y में से जब यहाँ 1y गया तो 5y और बराबर कितना 60, तो y का मान जो है 12 आ गया, यानी कि 12 बचे 60। तो 2 से तो y के स्थान पे 12 रख लेंगे, तो 3x जमा y के स्थान पे 12 रख लिया बराबर 24, तो 3x बराबर 24 में 12 जगह 12, तो x बराबर 3 चौक 12। तो इंटरसेक्ट पॉइंट जो है यहां हम आगे थे कहां तक, इसमें d तक, तो e पॉइंट हो गया, इंटरसेक्ट पॉइंट e ले लेंगे वहां। तो x का मान पहले ही 4 और y का 12, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ये आ गया 4 और 12। अब देखो, अब ऐसे समीकरण की तरफ चलते हैं। अब हम समीकरण का काम तो कंप्लीट कर दिया, अब इनके जो है ऐसे समीकरण की तरफ देखेंगे। यदि हम समीकरण 1 में ऐसा समीकरण 1 में x का स्थान पर 0 y का स्थान 0 रखते हैं, तो 0 जमा 0 छोटा बराबर 42, तो जब भी सत्य है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके जो क्षेत्र में, जो प्रसार क्षेत्र में जो है वो मूल बिंदु आएगा, तो इसकी डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ को, और x अक्ष और y अक्ष के तो ये तो पहले से प्रसार में रहने हैं, तो ये तो बार बार पता बता रहे हैं इस बात को। इसके बाद दूसरे समीकरण के लिए या 0 जमा 0 छोटा बराबर 24, तो ये भी सत्य है। तो इसका जो क्षेत्र है इसमें भी क्या होगा, ये वाला क्षेत्र जो मूल बिंदु आएगा। तो अब जो इसका जो क्षेत्र बना है तो ये भी क्लियर इस तरह से, ये एक्स अक्ष वाला जो है ये भी क्लियर, ये सारे, तो ये जो इसका जो क्षेत्र है, इसका कॉमन क्षेत्र है वही ये बनता है हमारा। तो कॉमन क्षेत्र बना हमारा ओ डी ई और ए ओ, ये वाला, ठीक है। तो अब इसके कोणीय बिंदु निकाल लेंगे हम। तो कोणीय बिंदु रख के हम इसे चेक कर लेंगे किसमें अधिकतम बनेगा। तो अब लिख लेंगे, देखो यानी कि इसकी क्षेत्र के जो है कॉर्नर पॉइंट हम लिख लेंगे यहां। यहां जो कोणीय बिंदु और ये z बराबर, तो पहले फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट के लिए। तो z बराबर जो है x जमा y फर्स्ट के लिए, अधिकतम संख्या के लिए चेक करेंगे। तो अब देखो हम कॉर्नर पॉइंट यहां से शुरुआत करते हैं d से। तो d हमने कॉर्नर पॉइंट लिया, तो 8 0, तो x के स्थान पे 8 है, y के स्थान पे तो 8 आ गया। इसके बाद e 4 और 12, तो 4 और 12 जब दोनों जोड़ देंगे कितना का 16। इसके बाद a तो 0 14, तो जब x के स्थान पे 0 रखेंगे, y के स्थान पे 14 14 आ गए। उसके बाद मूल बिंदु, तो यहाँ 0 आ गया। तो देखो यहाँ अधिकतम वैल्यू जो बनती है हमारी 16, यानी कि अधिकतम जो बनता है ये 16। तो अब यहाँ जो है जो टेनिस के रैकेट हैं उनकी संख्या वो 4 हुई, और जो क्रिकेट के बल्ले हैं उनकी संख्या जो है वो 12 है, और इनकी अधिकतम संख्या क्या बनी 16 बनी, ठीक है ना। तो पहली शर्त हमने पूरी कर ली। अब सेकंड के लिए यानी कि अधिकतम लाभ के लिए हम इसे ज्ञात करेंगे। तो पहले से अब देखो बच्चों, अधिकतम लाभ के लिए अब दूसरी एक टेबल बना लेंगे। देखो ये
तो लिखेंगे कोणीय बिंदु और z बराबर है 20x जमा 10y। अब ये कॉर्नर पॉइंट लिख लेंगे। पहला बिंदु था D 8,0 तो जब x के स्थान पर 8 रखें तो 8 दूनी 16 160। दूसरा पॉइंट था E 4,12 तो जब x के स्थान पर 4 रखें तो 20 चौक 80 तो ये 80 आ गए हैं। उसके बाद जब हम y का स्थान 12 रखें तो 12 120 200। फिर तीसरा जो कोणीय बिंदु है 0,14 तो जब x के स्थान पर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो गया और 14 था 140। तीसरा कोणीय बिंदु मूल बिंदु तो ये तो 0 बना। तो अब जो अधिकतम है, अधिकतम लाभ जो हुआ वो हुआ 200 रुपए का इसके। तो लिख लेंगे अधिकतम लाभ। तो तुम्हें संख्या तो पहले के लिए लिखनी है तुम्हें जो टेनिस के जो रैकेट है उनकी संख्या 4 और क्रिकेट के बल्ले 12 है और उनकी अधिकतम संख्या 16। और यहां पर जो सेकंड के लिए लिखना है तुम्हें तो 4 बल्लों पे फिर जो टेनिस के जो रैकेट है उस पर और 12 बल्लों पे जो अधिकतम लाभ मिलेगा वो बनता है 200 रुपए का। ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन को तुम्हें करना।